Good morning, students. I am Sushma Tripathi, PGT History from Kendriya Vidyalaya Dhana. I am going to start History, Book 1, Chapter 2, Topic Kings, Farmers and Towns. फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास, मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस, हिस्टोरियंस ने वैरायटी ऑफ सोर्सेस को यूज़ किया। किस लिए किया? टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन इतिहास की पुनर्रचना करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे सोर्सेस को अपनाया। अब इन सोर्सेस को वी कैन डिवाइडेड दीज सोर्सेस इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड सेकंड लिटरेरी वर्क्स। सो फर्स्ट लेट वी डिस्कस आर्कियोलॉजिकल sources. It's included sculpture and inscriptions. And second, literary works. Second source is literary works. इसमें जो एम्बेसडर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए हुए थे उनका नाम मेगास्थनीज है। इनके अकाउंट को भी इसमें शामिल किया गया है, पर इन्होंने जो लिखा है उसके अंश थोड़े से बचे हुए हैं। उसके अंश जो है पर्याप्त तो नहीं, लेकिन उतने बचे हुए हैं जिसमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी दी गई है। सेकेंड सोर्स यूज्ड अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य। हु वॉज कौटिल्य और चाणक्य? ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। Beside these sources, we can take Buddhist and Jaina textbook, Puranic literature which written in Sanskrit, तो इस तरह से हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी वर्क्स को इंक्लूड किया। अशोक was the most important ruler of the Mauryan Empire. मौर्यन एम्पायर में अशोक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था और इसका इंस्क्रिप्शन जितने भी सोर्सेस हैं इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स था। अशोका was the first ruler. Ashoka was the first ruler who inscribed his messages to his subjects and officials on stone surface. अशोका फर्स्ट रूलर है जिसने अपने सब्जेक्ट्स और ऑफिशियल, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा के लिए, जनता के लिए, ऑफिशियल अधिकारियों के लिए स्टोन सरफेस पर इंस्क्रिप्शन को खुदवाया था। और ये कैसे होते थे? नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स। ये नेचुरल रॉक्स भी हो सकते थे या फिर ये पॉलिश्ड पिलर्स भी हो सकते थे। पॉलिश्ड पिलर्स को हिंदी में स्तंभ कहते हैं, हो सकते थे। He used the inscriptions to proclaim what he understood to be धम्मा। उसने धम्म को समझने के लिए भी इंस्क्रिप्शंस पर घोषणा करवाई थी, प्रोक्लेम किया था, घोषणा करवाई थी। धम्म के विषय में उसमें लिखा हुआ था कि क्या है आखिर धम्म। तो अब हम धम्म को समझते हैं कि क्या है इसमें।
धम्म एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखें, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। जेनरोसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मणास एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, हमें जो ब्राह्मणास हैं, जो सन्यासी हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए, दया रखनी चाहिए। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, हमें जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उनके साथ दयापूर्वक काम व्यवहार करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस से, हमें अपने रिलीजन और ट्रेडिशंस, जो हमारे धर्म हैं, परंपराएं हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसमें अशोक ने ये समझाया है कि धम्म का पालन करने से जो है इंसान का जीवन अच्छा होता है, यानी कि व्यवहार की बात यहाँ पर अशोक ने की है। 3.2 एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, एम्पायर का प्रशासन 3.2 में डिस्कस किया गया है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस पर इन 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स से जो एम्पायर के अंतर्गत थे उनका जिक्र किया गया है, जिनमें पहला जो है वो पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्र एम्पायर का कैपिटल है, मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ 4 मेजर प्रोविंशियल सेंटर्स से तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्णगिरी। यहाँ पर 4 प्रोविंशियल सेंटर्स हैं, प्रांतीय केंद्र हैं, जो है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्णगिरी। तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस में इन सभी का जिक्र हुआ है, और ये सारे के सारे यानी 5 जो सेंटर्स हैं ये मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हैं। यदि हम एग्जामिन करें तो हमें हर जगह पर सेम मैसेज इनग्रेव्ड मिलते हैं, यानी अशोक के इंस्क्रिप्शन सब कंटिनेंट में जहाँ जहाँ पर मिले हुए हैं वहाँ वहाँ पर एक जैसे मैसेज को लिखवाया गया है। जैसे प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, इन प्लेसेस पे अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। Could this vast empire have had a uniform administrative system? यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है कि क्या इतने बड़े एम्पायर में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा क्या? एक जैसा प्रशासन हर जगह पे चलाया जाता होगा? Historians have increasingly come to realize that this is unlikely. Historians ने रियलाइज किया कि ये पॉसिबल नहीं है। The regions included within the empire were just too diverse. एम्पायर के अंतर्गत जो भी रीजन्स होते थे वो डाइवर्स थे, उसमें विविधताएं होती थी। इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अफगानिस्तान का जो टेरेन है वो हिली है, अफगानिस्तान पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, और उड़ीसा एक तटवर्ती इलाका है। इस मैप में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस के विषय में पढ़ेंगे। अशोकन इंस्क्रिप्शंस से डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स से। फर्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट से, इसको हिंदी में महाशिलालेख कहते हैं। दूसरा है माइनर रॉक एडिक्ट से, जिसे लघु शिलालेख हिंदी में कहते हैं। और थर्ड है पिलर इंस्क्रिप्शन से,
जिसको हिंदी में स्तंभ अभिलेख कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ रेड डॉट है, आप ये देखेंगे रेड डॉट यहाँ पर है, ये पूरे स्थान जो है ये मेजर रॉक के एडिक्ट से है यहाँ पर। जैसे कंधार हो गया, ये अफगानिस्तान में है, मानसेहरा, फिर शहबाजगढ़ी, फिर कलसी, गिरनार, सोपारा, ये जो है सन्नती, फिर इसके बाद जो है जौगढ़, आप ये देखिए उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा पर है। फिर यहीं पर शिशुपालगढ़ है, शिशुपालगढ़ नीचे शिशुपालगढ़। ये पूरे स्थान जो हैं 8 हैं, 8 प्लेस, 8 एक 9 प्लेसेस पर इनके मेजर रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं यहाँ पे। और बाकी जो आप ये पूरे प्लेसेस देख रहे हैं, जो जहाँ जहाँ पे डॉट बना हुआ है, ये पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, और जहाँ पर जो है ये बॉक्स टाइप से बना हुआ है, ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस मैप की स्टडी करना और इसको दिमाग में बिठाना ये ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। It is likely that administrative control was strongest in areas around the capital and the provincial centers. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैपिटल और उसके आसपास प्रोविंशियल सेंटर्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। इन सेंटर्स को बहुत केयरफुली चोजन किया गया था, बहुत केयरफुली इनका चुनाव किया गया था। तक्षशिला, उज्जैनी, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पर स्थित थे, ये लंबी दूरी के व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे तक्षशिला और उज्जैनी। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि तक्षशिला और उज्जैनी ये जो है ट्रेड रूट था, उत्तर और दक्षिण का गलियारा आप इसको कह सकते हो एक तरह से, कि उज्जैन से तक्षशिला जाने के लिए, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, या ये ट्रेड रूट है और व्यापार अच्छे से साम्राज्य में हो सके, तो इसलिए ये व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जा सकता है। इसी तरह से स्वर्णगिरी जो दक्षिण भारत में है, ये कर्नाटक में है, और ये गोल्ड माइंस के लिए जाना जाता है। इसका लिटरेरी जो मीनिंग है वो है गोल्डन माउंटेन। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ प्लेसेस जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैपिटल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर स्ट्रॉन्गेस्ट था। इन सेंटर्स का चुनाव बहुत केयरफुली हुआ था। तक्षशिला उज्जैनी व्यापारिक रूट, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट थे ये, और स्वर्णगिरी से गोल्ड प्राप्त होता था, यहाँ पे गोल्ड माइंस था। स्वर्णगिरी का लिटरेरी मीनिंग यदि है तो वो है गोल्डन माउंटेन। स्वर्णगिरी मतलब होता है गोल्डन माउंटेन। सोर्स 1, व्हाट द किंग्स ऑफिशियल डिड। यहाँ से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना, क्योंकि यहीं से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस दिए रहते हैं और इसी में से आपको आंसर्स ढूंढ करके लिखना होता है। तो मेगास्थनीज ने यहाँ पे बताया है कि ऑफिशियल्स क्या क्या काम करते थे, उनके अकाउंट को मेगास्थनीज ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एम्पायर के अस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर, कम्युनिकेशन, लैंड और रिवराइन रूट्स दोनों से होना जरूरी था। साम्राज्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भूमि और रिवराइन, भूमि और नदी मार्ग दोनों से ही जो है साम्राज्य का संचालन किया जाता था। सेंटर्स और प्रोविंसेस की जो यात्रा करना चाहते थे, अगर महीना नहीं तो कुछ सप्ताह जरूर लग जाता था उसके लिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो यात्री हैं, हु वर ऑन द मूव,
उनके लिए प्रोविजंस और प्रोटेक्शन, उनके लिए खान पान की व्यवस्था और सुरक्षा दोनों प्रोवाइड करना जरूरी रहा होगा। इसका मतलब यह है कि आर्मी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती होगी और उनकी सुरक्षा को, उनके प्रोटेक्शन को इंश्योर करती होगी। ये दायित्व आर्मी का ही रहा होगा। मेगास्थनीज ने a committee with 6 सब-कमिटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज़ के विषय में बताया। मेगास्थनीज ने कहा है कि मौर्य साम्राज्य में एक कमिटी और उसकी 6 उप समितियाँ सब कमिटीज हुआ करती थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती थीं। ऑफ दीज वन लुक्ड आफ्टर द नेवी, उनमें से एक जो समिति है वो क्या करती थी, वो नेवी की एक्टिविटीज़ को देखती थी। सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न, सेकंड जो है वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविज़न को मैनेज करती होगी। थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सोल्जर्स, थर्ड जो है ये फूड सोल्जर्स जो पैदल सैनिक है उनके लिए जिम्मेदार होगी। द फोर्थ फॉर हॉर्सेस, जो फोर्थ है वो हॉर्सेस के लिए। द फिफ्थ फॉर चैरियट्स एंड द सिक्स्थ फॉर एलिफेंट्स। इस तरह से जो एक समिति है उसकी 6 उप समितियाँ हैं, सब कमिटीज़ हैं, उनके कार्यों को हमने देखा कि किस तरह से इनके कार्यों का बंटवारा किया गया था। द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकेंड सब कमिटी वर रादर वेरिड, सेकेंड कमिटी की जो एक्टिविटीज़ है वो वेरिड थी, यानी विविध प्रकार की एक्टिविटीज़ को वो करते थे, जैसे अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, recruiting servants and artisans to look after the soldiers. अशोक ने एम्पायर को अखंड बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश की और इसमें उन्होंने धम्म के प्रचार का भी सहारा लिया। धम्म के प्रिंसिपल्स जो है वो सिंपल और वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, ये सभी के लिए एक समान हैं और ये जो है इस इंश्योर करते हैं कि जो जीवन है वो इस संसार में और जीवन के बाद जो संसार है उन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। स्पेशल ऑफिसर से जो धम्म का प्रचार करे, विशेष अधिकारी, उसे धम्म महामात्य कहा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है ये। और इनको इसने अपॉइंट किया ताकि धम्म के मैसेज को हर जगह पर प्रचारित किया जा सके, प्रोपागेट किया जा सके। 3.3 हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। When historians began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. 19th सेंचुरी में जब हिस्टोरियंस ने इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया तो मौर्यन एम्पायर एक लैंडमार्क के रूप में आया, यानी महत्वपूर्ण इतिहास से मौर्यों का सामने आया। उस समय भारत कॉलोनियल रूल के अंतर्गत शासित था। 19th और 20th सेंचुरी के जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उनके लिए उस समय ऐसा साम्राज्य होना एक चैलेंजिंग और एक्साइटिंग फेज समझ में आया कि उस समय इस तरह का कोई साम्राज्य रूल करता होगा। ऑल्सो सम ऑफ द आर्कोलॉजिकल फाइंड्स
associated with the Mauryas, including stone sculpture, were considered to be examples of the spectacular art typical of empire. मौर्य साम्राज्य में जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिले हैं, जिनमें कि स्टोन स्कल्पचर, ये स्पेक्टिकुलर आर्ट यानी कि अद्भुत कला के प्रमाण हैं। एम्पायर में स्टोन स्कल्पचर ये जो हैं स्पेक्टिकुलर आर्ट के प्रमाण हैं। ये जो कला है ये मौर्य साम्राज्य की पहचान थी। हिस्टोरियंस को ऐसा लगा कि अशोक के जो मैसेज हैं, वो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो दूसरे जो राजा हैं उनसे भिन्न था। अशोक को मौर्य साम्राज्य का महान शासक माना जाता है और ये जो है सभी के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इतना इम्पोर्टेंट साम्राज्य मात्र 150 सालों तक ही कैसे चल पाया। 150 सालों में ही मौर्य साम्राज्य धराशायी हो गया और सब कॉन्टिनेंट में अनेक दूसरे क्षेत्रीय राजा महाराजाओं का अस्तित्व सामने आ गया, यानी न्यू चिफडम्स और किंगडम्स इमर्ज्ड हो गए। ऐसा क्या कारण था कि इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य मात्र 150 सालों तक ही सरवाइव कर पाया और उसके उपरांत बहुत सारे चिफडम्स और किंगडम्स से अस्तित्व में आ गए इस भारतीय उपमहाद्वीप में। थैंक यू। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।